अब क्या है ना, अपने फुटर के जो ये टेक्स्ट हैं ये काफ़ी बड़े हैं, ठीक है। तो ये टेक्स्ट इतना लार्ज नहीं होना चाहिए। कोड चेक करते हैं, क्या कोड किया आपने। गूगल फॉन्ट लगाया है, ये तो मैंने किया था इतना पार्ट, यहाँ तक भी मैंने। रो टू से आई थिंक आपने शुरुआत करी है। फटा में टेबल लगाई है ताकि जल्दी खत्म हो। कोई नहीं। सही किया है। पूछो। सर्कल वाली इमेज है, इनके पीछे जो क्या कहते हैं लाइन है, वो कैसे लगाएंगे? जूम करके चेक करते हैं। ये जो लाइन है, ये जो आपने मेन एरिया बनाया है ना, इसका क्या नाम रखा होगा, नाम बताओ। इसके पीछे है ना इमेज ये, ठीक। अभी एंजॉय के नाम से डिव है अपना, 1299। और आपका जो बैकग्राउंड में कलर जा रहा है वो कितने में है, ये आपने फुल विड्थ में डाला हुआ है, ठीक है। तो इसका कोई मेन कंटेनर बनाया है। कहाँ गया, इसका कोई मेन कंटेनर नहीं है ना। ऑफर, ये भी उतने का ही है। सॉरी। तो आपको ना इसको एक और मेन कंटेनर के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ क्या करना है। इंस्पेक्ट, ये अपना एन्जॉय है, एन्जॉय में जाइए, लिखिए बैकग्राउंड कलर, लीनियर
और इसमें लीनियर ग्रेडियंट में आप यहाँ पर जाके लिखेंगे RGBA 255, 255, 255, फिर से आप लिखेंगे RGBA वन 49, 210, 211। कहीं कोई ब्रैकेट गलत लग गया है। लीनियर ग्रेडियंट RGBA, RGB तो देखो कुछ इस तरह से आ गया। अब इसका जो डायरेक्शन है वो आपने चेंज करना है। यहाँ लिखो टू लेफ्ट, हॉरिजॉन्टल हो गया। पहले क्या था, वर्टिकल आ रहा था। कितनी हाइट है इसकी? सर 1440 और 140। 1440 और 140। ऐसे डराना नहीं होता यार अचानक से। 139। बिल्कुल आइए। ठीक है, बन गया अपने।
अच्छा, तुम्हारी एक ही क्लास दोनों पे लगी हुई है, तभी कैलकुलेशन गलत आ रही है। जैसे आप दोनों सेम थे तो जैसे मैंने वो कर दिया था, कोई बात नहीं, HTML में मैंने कॉपी किया, पेस्ट करके फिर इमेज चेंज कर दिया। फिक्स करते हैं। क्या नाम था तुम्हारी इस क्लास का? एंजॉय। एंजॉय के अंदर आते हैं। बैकग्राउंड, लीनियर ग्रेडियंट, और यहाँ जाके आप डिफाइन कर देंगे अपना। और आप इसको उससे भी कंट्रोल कर सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, चलो ग्रेडियंट से बनाओ। देखिए RGB 255, 255, 255, कॉमा ओपन विद लाइव सर्वर। अब बीच में आपका कलर आ गया, ऊपर नीचे फेड आ गया। अपने कंटेनर की हाइट निकालो, कितनी हाइट है? सात सौ 3 पिक्सल की हाइट आ रही है। 703 और 140 की इसकी हमारी हाइट आ रही कलर की, है ना, डिवाइडेड बाय 2, तो 281 वाइट ऊपर नीचे से हमें फ्लो कराना है। कहीं वैल्यू डालने में हम गड़बड़ कर रहे हैं, कहाँ गलत जा रही है? 281 140 इसके अंदर तो नहीं थी ये ना, एक बार कॉमा लगा के डालो। एक प्रॉपर्टी आती है ग्रेडियंट हाइट, इन CSS
यानी कि कलर के बाद। ठीक है, कैलकुलेशन क्या थी हमारी? 200 कितने पिक्सल थी? 281। ठीक है, चलो तो 0 से इसको शुरू करेंगे।
281 281 plus 140 for 21. कितना था टोटल हाइट? 700 समथिंग. कैसे सेक्शन की हाइट कितनी थी? 700. कैसे 703 703. बिना 8 GB का ट्राई करके देखो ज़रा.
क्या गलत जा रहा है, लीनियर ग्रेडियंट टू बॉटम। टेन %, 25%, ठीक है। जीरो से 25, 25 से 50, 50। देखो बन गया। तो बेसिकली ना ग्रेडियंट से ही बनाना है। तो आपको ना ये बताना पड़ेगा, अब तुम्हारी क्लास ना दोनों जगह सेम इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर तुम्हारी क्लास अलग अलग नाम से होगी ना, तो देखो दूसरा लेव आपको बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, बिल्कुल मिडिल में ऐसे ही जा रहे हो। तो हमने क्या लिखा कि पहला जो ग्रेडियंट होगा हमारा 0% से चलेगा और 25% तक वाइट रहेगा। फिर नेक्स्ट 25% से लेकर 50% तक तुम्हारा कलरफुल वाला पार्ट आएगा। नेक्स्ट उसके बाद 50% से लेकर 100% तक तुम्हारा वाइट वाला कलर चलेगा। तो तुम्हारा इस तरह से बैकड्रॉप में कलर आएगा। तो तुम्हें कोई डिप बनाने की जरूरत नहीं, ग्रेडियंट से ही प्ले करना पड़ेगा। लेकिन लिटिल बिट कैलकुलेटिव है, तो थोड़ा टाइम लगता है, बट बन जाएगा ग्रेडियंट से। तो देखो हमारा बन के तैयार हो गया, दोनों जगह पर हमारा ग्रेडियंट अवेलेबल है। तो ये करना है तुम्हें। अच्छा एक चीज़ और कि ये ना सिर्फ हमारा भी बीच में आ रहा है, तो तुम्हें क्या करना है, एक मेन कंटेनर बनाना है और उसके अंदर डालना है, ठीक है, ताकि वो फुल विड्थ पर कवर हो जाए, क्योंकि तुमने पीएचडी के अंदर फुल विड्थ में दिखाया। बन गया, ट्राई कर लेगा। VS कोड, चलिए आगे देखते हैं। ऑनलाइन कोई है क्या क्लास में? आकाश है। तो लास्ट हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फॉर्म, उसी को कंटिन्यू करेंगे। फॉर्म में कहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने? ये सब हो गया था ना, फॉर्म हो गया था। फॉर्म के अंदर हमारे टेक्स्ट फील्ड हो गए थे। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी विड्थ होती है वो 20 कैरेक्टर्स की होती है इसमें, ठीक है। लेबल एलिमेंट हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। लेबल एलिमेंट हमारा ये होता है बेसिकली, इसकी हेल्प से बेनिफिट क्या होता है, यूज़र को ये पता चलता है कि हमें बेसिकली क्या कंटेंट उसमें पुट करना है। सो एक चीज़ है जो हमें मेक श्योर करना है, वो ये है कि फॉर में जो भी आप लिखोगे, जैसे हमने यहाँ लिखा ना लेवल फॉर, तो जो फॉर में लिखते हो वही आपका आईडी में होना चाहिए, तभी इन दोनों की आपस में बाइंडिंग होती है एक दूसरे के साथ, अदरवाइज इनकी बाइंडिंग नहीं होती है। तो ये देखो यहाँ लास्ट में लिखा था, फॉर एट्रीब्यूट ऑफ द लेवल टैग शुड बी इक्वल टू द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ द इनपुट एलिमेंट टू बाइंड देम टुगेदर। नेक्स्ट इज रेडियो बटन। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया इनपुट टाइप रेडियो, ठीक है। डिफाइंस अ रेडियो बटन, रेडियो बटन रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है। So let a user select one of limited number of choices. So इसमें क्या होगा, यूज़र कोई भी एक जो है वो वैल्यू सेलेक्ट कर सकता है इसके अंदर।
तो हमने क्या लिखा, इनपुट टाइप रेडियो, आईडी HTML, नेम क्या है फेवरेट लैंग्वेज, और वैल्यू क्या है HTML। ये वैल्यू क्या है, जब यूज़र सबमिट करेगा तो मुझे ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। और इसका लेबल हमने क्या बनाया, HTML। किसके लिए बनाया, फॉर HTML। तो ये आपका मैच होना चाहिए आईडी से। इसी तरह से हमने बनाया दूसरा टाइप आईडी CSS, तो वो देखो फॉर के साथ मैच हो रहा है। नेम इज़ फेवरेट लैंग्वेज, अगेन नेम सेम रखोगे तभी आप तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करा पाओगे। और वैल्यू इज CSS। थर्ड हमने बनाया अपना जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पर फॉर जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पर हम लोगों ने आईडी में भी जावास्क्रिप्ट मेंशन किया हुआ है। तो इस तरह से आपका बनता है रेडियो। नेक्स्ट इज चेकबॉक्स। सो चेकबॉक्स लेट अ यूज़र सेलेक्ट 0 और मोर ऑप्शंस ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस। तो यूज़र कैन सेलेक्ट लाइक मेरे पास बाइक भी है, कार भी है। अगर आप US UK में रहते हो, तुम्हारे नियर बाय समुद्र है, तो तुम्हारे पास बोट भी होगी। गोवा में हो तो बोट भी हो सकती है तुम्हारे पास। तो आई हैव अ बोट फॉर एग्जाम्पल। तो यूज़र कैन सेलेक्ट मल्टीपल व्हीकल टाइप्स। The submit button defines a button for submitting the form data to a form handler. The form handler is typically a file on the server with a script for processing input data. The form handler is specified in the form's action attribute. तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में गूगल के ऊपर डेटा सबमिट करके दिखाया था यहाँ से, तो जैसे आप यहाँ से सबमिट बटन दबाते हो, आपका डेटा अगर फिलअप हो रखा है तो वो कहाँ जाएगा, गूगल के ऊपर, है ना। तो देखो URL में लिखा रहा है fname इक्वल टू अरीना, lname इक्वल टू एनिमेशन। URL में हमें डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो जो भी आप एक्शन डालते हो डेटा वहाँ पर जाके आपका सबमिट हो जाता है। तो जैसे तुम लोगों का पूरा WDD कोर्स है सभी का, तो तुम लोग PHP में सीखो कैसे ये डेटा सबमिट करके हम लोग कैप्चर करके डेटाबेस में सेव करते हैं, सीख जाओगे सारी चीज़ें। इसके बाद नेम एट्रीब्यूट आता है, ठीक है, कि द नेम एट्रीब्यूट फॉर इनपुट। नोटिस दैट each input field must have a name attribute to be submitted. If the name attribute is omitted, the value of the input field will not be sent at all. तो name is very important। अगर आप name नहीं डालते हो तो आपका डेटा सबमिट नहीं होता है। सो आपने यहाँ नोटिस किया होगा, जब हम लोगों ने सबमिट किया यहाँ से, तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, fname और lname। तो ये ID से नहीं आता है, ये किससे आता है, आपका नेम एट्रीब्यूट से आता है, ठीक है। तो इसलिए आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब आप कोई फॉर्म बनाएं तो उसके अंदर लगा होना चाहिए। तो इसका अगर हम लोग आउटपुट चेक करें यहाँ पर जाके, और हम लोग यहाँ से सबमिट करते हैं, तो ऊपर दिखाई दे रहा है fname इक्वल टू अरीना। और अगर मैं ये निकाल दूँ इसमें से, बिल्कुल नीचे आइए, मैंने यहाँ से नेम को हटा दिया। अब आप इसको ब्राउज़र में रिफ़्रेश करिए और सबमिट करके देखिए, तो गूगल आपका ब्लैंक आ रहा है, उसके आगे पहले की तरह डेटा नहीं आ रहा है। तो नेम ध्यान रखना, सबमिट कराने के लिए नेम, वैलिडेट कराने के लिए आईडी, इन दो चीज़ों की में रिक्वायरमेंट आती है अलग अलग। नेम तो भूलना ही नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ से फॉर्म के अंदर एट्रीब्यूट्स। तो फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। तो फॉर्म का पहला एट्रीब्यूट क्या होता है, एक्शन। So the action attribute define the action to be performed when the form is submitted. Usually the form data is sent to a file on the server when the user clicks on the submit button. In the example below, the form data is sent to a file https google.com. This file contains a server side script that handle the form data. So जैसे हम लोग यहाँ से सबमिट करेंगे तो ऑन सबमिट पर हमारा डेटा गूगल को जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक्शन क्या डिफाइन किया है, google.com। बाकी सब चीज़ अपनी सेम ही है, वैल्यू वगैरह। तो जब हम लोग एग्जांपल अपना चलाएंगे यहाँ से, आप जैसे डेटा सबमिट करेंगे तो डेटा हमारा ऊपर डिस्प्ले हो रहा है हमें, है ना। सो इफ़ द एक्शन एट्रीब्यूट इज़ ओमिटेड, यानी कि अगर आप इसको भूल जाते हो, नहीं लगाते, द एक्शन इज सेट टू द करंट पेज, यानी कि सेल्फ। तो जब आप PHP पढ़ेंगे तो उसमें यहाँ पे एक कमांड पढ़ेंगे PHP सेल्फ, यानी कि जब हम डेटा सबमिट करें तो हमें सेम पेज पर ही डेटा रिटर्न भी आ जाएगा कि आपने क्या सबमिट किया है। नेक्स्ट आता है टारगेट। तो जब हम लोग यहाँ से कोई डेटा सबमिट करते हैं तो हम लोग यहाँ पर टारगेट एट्रीब्यूट का भी यूज़ कर सकते हैं। द टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेयर टू डिस्प्ले द रिस्पॉन्स दैट इज रिसीव्ड आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म। द टारगेट एट्रीब्यूट कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़। बाय डिफ़ॉल्ट रहता है हमारा सेल्फ, ठीक है। यानी कि अगर मैंने यहाँ से फॉर्म को सबमिट किया तो देखो यही पेज जो है आपका गूगल में रिप्लेस हो जाएगा, है ना। बट अगर हम यहाँ पर
ब्लैंक का इस्तेमाल करते हैं, द रिस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन अ न्यू विंडो और टैब. सेल्फ, द रिस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन द करंट विंडो. पेरेंट, द रिस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन द पेरेंट फ्रेम. टॉप, the response is displayed in the full body of the window. And frame name, the response is displayed in the named iframe. ठीक है, तो यहाँ पर देखो पेरेंट और टॉप तो अब आप यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि पहले चलता था 2008 तक फ्रेम सेट. फ्रेम सेट की टेक्नोलॉजी बंद हो गई क्योंकि वो ओल्डर टेक्निक थी, अब उसका इस्तेमाल नहीं होता. उसकी जगह पर फ्रेम सेट की जगह किसने ले ली है? आई फ्रेम ने, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर फ्रेम नेम. तो आई फ्रेम के अंदर एक ऑप्शन रहता है, फ्रेम का नेम हमें क्या रखना है वो आप वहाँ डिफाइन कर दोगे तो आपका डेटा उसमें वर्क करेगा. सो फिलहाल अभी हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो ब्लैंक और सेल्फ के ऊपर. तो सेल्फ आपने देख लिया, सेम पेज रिप्लेस हो जाएगा. ब्लैंक यानी कि नए पेज में डेटा हमारा जंप करेगा. तो चलिए, द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज सेल्फ विच मीन्स दैट द रिस्पॉन्स विल ओपन इन द करंट विंडो. हम ट्राई कर रहे हैं ब्लैंक के साथ. सो आपको इतना लिखना है, जैसे AHREF के अंदर आप टारगेट इक्वल टू ब्लैंक डालते हैं, सिमिलरली फॉर्म टैग के अंदर भी आपने टारगेट इक्वल टू ब्लैंक को यूज़ करना है. नाउ क्लिक ऑन दिस. अभी क्या होगा, जैसे आप यहाँ से अरीना एनिमेशन देखेंगे तो आप देखेंगे ऊपर नया टैब ओपन होगा आपकी बार. दिखाई दे रहा है, मेरा फॉर्म एज इट इज़ है, नए टैग के अंदर मेरा डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है. ठीक है, तो आपको मैंने गूगल सर्च और यूट्यूब सर्च वगैरह करके तो दिखाया था, है ना. तो उसको मैंने इस फाइल के एग्जांपल में यूज़ किया हुआ है कि मान लीजिए आपने लिखा यहाँ पर हार्ट ऑफ स्टोन, जब आप गूगल सर्च कमिट करेंगे देखो सेम पेज मेरा रिप्लेस हो गया. ठीक है, बट अगर मैं टारगेट लगा लेता हूँ इसके अंदर, तो मैंने यूट्यूब के ऊपर टारगेट का इस्तेमाल किया है. अब जब मैं सर्च करूँगा तो देखो एक नए टैब में ओपन हो रहा है. समझ आ रहा है डिफरेंस? तो ये बेनिफिट है आपके पास. अब बात करते हैं मेथड. तो जब भी आप कोई फॉर्म सबमिट करते हैं तो फॉर्म टैग के अंदर एक मेथड एट्रीब्यूट होता है. बाय डिफ़ॉल्ट ये गेट रहता है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. तो मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द HTTP मेथड टू बी यूज्ड व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म डेटा. द फॉर्म डेटा कैन बी सेंट एज URL वेरिएबल विद मेथड गेट और एज HTTP पोस्ट ट्रांजेक्शन विद मेथड पोस्ट. द डिफ़ॉल्ट HTTP मेथड व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म डेटा इज गेट. आपको गेट के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लिख देंगे तब भी सेम ही रिजल्ट आएगा, नहीं लिखेंगे तब भी आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा. सो दिस एग्जांपल यूज द गेट मेथड व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म डेटा. तो अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं ना, वो सब क्या है, गेट के ऊपर है. तभी हमारा जो डेटा है सबमिट होने के बाद URL में डिस्प्ले हो रहा है. तो क्लिक करेंगे यहाँ से और इसको हम लोग चेक करेंगे. तो जब आप सबमिट करते हैं तो ये गेट का एग्जाम्पल है, यानी कि डेटा हमें URL में गेट हो रहा है. बट अगर पोस्ट होगा तो आपको डेटा नहीं दिखाई देगा. सो क्या लिखा रहा है, आफ्टर यू सबमिट नोटिस दैट द फॉर्म वैल्यूज इज विजिबल इन द एड्रेस बार ऑफ द न्यू ब्राउज़र टैब. तो जैसे हमने क्लिक किया, न्यू ब्राउज़र टैब में एड्रेस बार में हमारा डेटा डिस्प्ले हो रहा है. अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर पोस्ट के साथ. तो यहाँ पर हमने लिखा मेथड पोस्ट. अब गूगल के ऊपर आप डेटा पोस्ट नहीं कर सकते हो. तो आफ्टर यू सबमिट नोटिस दैट अनलाइक द गेट मेथड द फॉर्म वैल्यूज इज नॉट विजिबल इन द एड्रेस बार ऑफ द न्यू ब्राउज़र टैब. नहीं दिख रहा ना, क्या लिखा रहा है, 405 दैट्स एन एरर. द रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट इज इनअप्रोप्रिएट. हम यहाँ पर नहीं कर सकते. तो पोस्ट कहाँ कर सकते हैं, जहाँ पर आपके अपने खुद के राइट हो. तो जैसे आप अपनी खुद की होस्टिंग खरीदते हो तो वहाँ पर आप पोस्ट करा सकते हो. ठीक है, तो गूगल के ऊपर आप डेटा गेट कर सकते हो, पोस्ट नहीं कर सकते हो. चलिए, तो डिफरेंस समझते हैं. नोट्स ऑन गेट अपेंड्स द फॉर्म डेटा टू द URL इन नेम स्लैश वैल्यू पेयर्स. यानी कि जब आप डेटा यहाँ से सबमिट करते हैं कुछ गेट के अंदर, तो क्या होता है, आपका फील्ड का नेम और फील्ड की वैल्यू, नेक्स्ट एंड लगा के दूसरे फील्ड का नेम और उस फील्ड की वैल्यू. ठीक है, तो यानी कि क्या समझ में आ रहा है, हमारा जो डेटा होगा अपेंड्स द फॉर्म डेटा टू द URL इन नेम स्लैश value pairs. Never use get to send sensitive data. The submitted data form data is visible in the URL. एड्रेस बार में अगर डेटा दिखा तो कोई भी आपका डेटा का मिसयूज़ कर सकता है. The length of a URL is limited to 2048 कैरेक्टर. यानी कि 2048 कैरेक्टर आप गेट मेथड में सबमिट कर सकते हो और पोस्ट में आप अनलिमिटेड डेटा सबमिट कर सकते हो. यूजफुल फॉर फॉर्म सबमिशन वेयर अ यूज़र वांट टू बुकमार्क द रिजल्ट. तो बुकमार्क हम लोग कैसे करते हैं, कंट्रोल D, ये जो स्टार वाला होता है,
तो आपका वो बुक मार्क हो जाएगा। गेट इज़ गुड फॉर नॉन सिक्योर डेटा लाइक क्वेरी स्ट्रिंग इन गूगल। तो मैंने आपको क्वेरी यूट्यूब पे भी करके दिखाया कैसे हम लोग क्वेरी करते हैं, आपको मैंने W3C पे भी करके दिखाया था, है ना। पोस्ट में क्या डिफरेंस आता है, अपेंड्स द फॉर्म डेटा इनसाइड द बॉडी ऑफ HTTP रिक्वेस्ट, द सबमिटेड फॉर्म डेटा इज नॉट शोन इन द URL, डेटा आपका इनक्रिप्ट हो जाता है। पोस्ट हैज़ नो साइज लिमिटेशन एंड कैन बी यूज टू सेंड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी कि आप बहुत बड़ा डेटा इसमें सबमिट कर सकते हो, इसमें सिर्फ इतने ही करेक्टर आप सबमिट कर पाओगे। पोस्ट सबमिशन फॉर्म सबमिशन विद पोस्ट कैन नॉट बी बुक मार्क। ठीक है, मान लो आपने ऐसा कोई फॉर्म सबमिट किया, URL में जब डेटा ही नहीं आएगा तो बुक मार्क क्या करोगे, है ना। सो टिप क्या है, ऑलवेज यूज पोस्ट इफ द फॉर्म डेटा कंटेन सेंसिटिव और पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक साइन इन साइन अप हो गया, या फिर आपका पेमेंट से रिलेटेड कुछ हो गया, है ना, तब हमने पोस्ट का ही इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट की। द ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेदर अ फॉर्म शुड हैव ऑटो कंप्लीट और off. When autocomplete is on, the browser automatically complete values based on values that the user has entered before. So हमने यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लगाया ऑटो कंप्लीट ऑन। इसका काम क्या होगा, मान लीजिए मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने जाके यहाँ पर एक नेम लिखा अभिषेक और मैंने यहाँ पर लिखा अरीना एनिमेशन, और हमने यहाँ से इस डेटा को क्या करा, सबमिट कर दिया। ठीक है, अब जब आप यहाँ पर वापस बैक आओगे ना, तो वापस से मैं ऑटो कंप्लीट में क्या लिखा रहा है ना, या अगर मैं इसको यहाँ से हटा भी दूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ से डेटा हटा दिया, अब ज़रा क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर ये क्या होता है, ऑटो कंप्लीट की वजह से हमें डेटा डिस्प्ले हो रहा है ना। अगर आप ऑफ कर दोगे तो ऑटो कंप्लीट में आपका डेटा ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या लिखा था, आफ्टर यू सबमिट नोटिस दैट अनलाइक द गेट मेथड द फॉर्म वैल्यूज इज नॉट विजिबल इन द एड्रेस बार ऑफ द न्यू ब्राउजर टैब। तो ये शायद लाइन हमारी गलत डली हुई है, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा, ये हमारा इसका आउटपुट नहीं है। तो कहाँ पर है ये वाली फाइल, ऑटो कंप्लीट पर आइए, इसका कोई काम नहीं है, इसको हटाइए। तो यहाँ पर इसका स्टेटमेंट क्या है, फिल इन एंड सबमिट द फॉर्म देन रिलोड द पेज, स्टार्ट टू फिल इन द फॉर्म अगेन एंड यू सी हाउ ऑटो कंप्लीट वर्क। यानी कि जैसे आप पेज को रिलोड करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो डेटा आपको वापस से देखने के लिए मिलेगा। मैं डिफ़ॉल्ट एनिमेशन की जो वैल्यू उसको भी हटा देता हूँ और बेटर वे में समझ पाओगे आप। रिफ्रेश, चलिए एक बार फिर से सबमिट करेंगे और यहाँ पर हम लोग नोटिस करेंगे हमारा डेटा यहाँ पर लिखा रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, जैसे अनिकेत का नाम यहाँ पर नहीं है। ठीक है, हमने लिखा अनिकेत और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं अनिकेत की ईमेल आईडी। ये है अनिकेत का ईमेल आईडी। क्लिक ऑन सबमिट, डेटा सबमिट हो गया। अब हम यहाँ से वापस से बैक करेंगे। ठीक है, डेटा आ रहा है इसके अंदर। अब मान लो मैं डेटा को रिफ्रेश कर देता हूँ और मैं यहाँ जाता हूँ, तो देखो अनिकेत ऑटो कंप्लीट में आ रहा है। अनिकेत की मेल आईडी बताना ज़रा क्या है, ये देखो आ गई ऑटो कंप्लीट में ये चीज़। तो ये होता है ऑटो कंप्लीट। अगर मैंने ऑफ लिख दिया तो ये डेटा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ऑटो कंप्लीट की वजह से आता है। नेक्स्ट, इसको बंद कीजिए। अब बात करते हैं नो वैलिडेट एट्रीब्यूट। The no validate attribute is a Boolean attribute. When present, it specifies that the form data input should not be validated when submitted. तो अगर आपने नो वैलिडेट लिख दिया तो आपका डेटा चेक नहीं किया जाएगा, जैसा है वैसा ही फॉल्स सबमिट हो जाएगा। तो चलिए ट्राई करेंगे इसको, और यहाँ पर आप इसको चेक करें। फाइल हमारी मिसिंग है, ज़रा इसको चेक करिए कहाँ पर है हमारा नो वैलिडेट वाला। इसको बंद कर दो, इसका काम ओके हो गया। फाइंड करेंगे नो वैलिडेट, यस वी हैव, कॉपी, इसको करेंगे क्लोज एंड नो वैलिडेट। टी डबल लग गया इसलिए नहीं चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग सबमिट का बटन प्रेस कर रहे हैं तो मेरा डेटा डायरेक्ट ब्लैंक ही सबमिट हो रहा है। देखो लिखा रहा है ईमेल इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है,
वैलिडेट करने के लिए क्या होता है, हम लोग लिखते हैं रिक्वायर्ड HTML5 के अंदर, तब जाके हमारा डेटा जो होता है वो वैलिडेट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे फॉर्म के अंदर कौन कौन से हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो इनपुट हमारे पास होता है, लेवल होता है हमारे पास। इनपुट के मतलब कि जितने भी नंबर ऑफ टाइप्स के आपके इनपुट होते हैं वो सब इनपुट में आ गए, वो समझेंगे हम लोग डिटेल में आगे। लेवल टैग होता है, सेलेक्ट टैग होता है, टेक्स्ट एरिया, बटन, फील्ड सेट, लेजेंड, डेटा लिस्ट, आउटपुट, ऑप्शन एंड ऑप्शन ग्रुप, ये सब क्या हमारे फॉर्म के नंबर ऑफ टैग्स। इनपुट में कितने नंबर ऑफ टैग्स आते हैं अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, सो इतने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट होते हैं, तो उस पर बाद में आएंगे, पहले इसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे द इनपुट एलिमेंट। वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड फॉर्म एलिमेंट्स इज़ द इनपुट एलिमेंट, क्योंकि किसी भी यूज़र का अगर आप नेम, एड्रेस, कुछ भी अगर आप कैप्चर करा रहे हो तब आपको इनपुट फील्ड की रिक्वायरमेंट आती है। द इनपुट एलिमेंट कैन बी डिस्प्लेड इन सेवरल वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट। तो इनपुट का टाइप अभी क्या है, टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट को कैप्चर करेगा सिंगल लाइन। सो रन दी एग्जाम्पल, आप यहाँ पे जाके अपना नेम लिखिए, सबमिट कीजिए, आपका डेटा जो होगा वो रिसीव होगा आपको, ठीक है। इसी तरह से आता है लेवल। लेवल हम लोग क्यों लगाते हैं, ताकि यूज़र को ये पता लगे किस फील्ड के रेस्पेक्ट में क्या डेटा हमें सबमिट करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर बैक करोगे तो ये ईमेल के लिए भी काम करता है या आपका दूसरी चीज़ों के लिए भी काम करेगा, है ना, बट यूज़र एक सही इन्फॉर्मेशन डाले, इसलिए लेवल ज़रूरी होता है। So the label element defines a label for several form elements. The label element is useful for screen reader user because the screen reader will read out loud the label when the user focus on the input element. The label element also help user who have difficulty clicking on very small regions such as radio buttons or checkboxes, because when the user clicks the text within the label element, it toggles the radio button or checkbox. So the for attribute of the label tag should be equal to the id attribute of the input element to bind them together. So ये लेवल के साथ में आपने ध्यान रखना है कि लेवल का ध्यान से आप यूज़ करें, और जो भी आप फॉर में लिख रहे हैं वही आपने यहाँ पर आईडी में भी इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट सेलेक्ट की बात करते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग बनाते हैं ड्रॉप डाउन। द सेलेक्ट एलिमेंट डिफाइन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो एक आपने टैग लगाना है सेलेक्ट के नाम से, उसके अंदर ऑप्शन डिफाइन करना है। जैसे हमारे पास देखो, एक है वैल्यू इक्वल टू वॉल्वो और एक है नॉर्मल वॉल्वो। वैल्यू वाला अगर यूज़र सबमिट करेगा तो आपको रिसीव होगा, और ये वाला जो वॉल्वो है वो एंड यूज़र को डिस्प्ले होगा। सो एग्जांपल हम यहाँ से अगर देखें तो जब आप डेटा यहाँ से सबमिट करते हो तो कार्स की वैल्यू मुझे क्या रिसीव हो रही है ऊपर। अगर आप डेटा चेंज कर देते हैं तो मुझे क्या रिसीव हो रहा है, ऑडी। तो लेकिन आपने नोटिस किया, मैंने सबमिट किया था कैपिटल लेटर वाला ऑडी, लेकिन मुझे रिसीव कौन सा हुआ, स्मॉल लेटर वाला। और स्मॉल लेटर वाला कौन सा है, जिसके अंदर हमने स्मॉल में डिफाइन किया हुआ है। इधर बैक आइए, यानी कि वैल्यू। तो वैल्यू होता है हमें यूज़र से क्या इनपुट सबमिट करवाना है, और ये वाला जो है यूज़र को क्या डिस्प्ले कराना है। तो जैसे मान लो कंट्री हो गया, अमेरिका हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, तो हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स में इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू में यूनाइटेड स्टेट्स लिख सकते हैं, बट हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं यूएस। हमें पता है ना मतलब उसने क्या सबमिट किया है ना। इसके बाद बात करते हैं इसके अंदर ऑप्शन की। The option element defines an option that can be selected. By default, the first item in the drop-down list is selected. To define a pre-selected options, add the selected attribute to the option. So आपने नोटिस किया इस एग्जांपल के अंदर कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या सेलेक्ट आ रहा है, वॉल्वो, क्योंकि वॉल्वो ही फर्स्ट वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक ब्लैंक ऊपर लिख के डाल सकते हैं सेलेक्ट कार, फिर वो उसके अंदर से चूज़ करेगा। अभी तो क्या बाय डिफ़ॉल्ट अगर ध्यान नहीं दिया किसी बंदे ने तो वॉल्वो ही डिफ़ॉल्ट सबमिट होता रहेगा सबका, है ना, अगर यूज़र चेंज नहीं कर रहा है तो। सो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमने लिखा ऑप्शन वैल्यू इज़ फिएट और फिएट इज़ ऑप्शन। मैं चाहता हूँ कि तो यहाँ से जब रन एग्जांपल क्लिक तो क्या लिखा रहा है, फिएट।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने इसके कोड में एक चीज़ लिख दी, क्या? सेलेक्टेड। तो जब आप सेलेक्टेड इस तरह से लिख दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर के जो भी ऑप्शन या नीचे जो भी ऑप्शन है वो सब स्किप हो जाएंगे, सेलेक्टेड वाला ही आपको बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले होने वाला है। तो अपनी फाइल ओपन करते हैं, इनपुट, और यहाँ पर हम लोग जाएंगे फॉर्म एलिमेंट, स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? सेलेक्टेड। अब आपको ये बाहर भी दिखाई देगा डिफ़ॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विजिबल वैल्यू। तो विजिबल वैल्यू मतलब हम ये चाहते हैं कि ड्रॉप डाउन ना खुले इस तरह से, जैसे यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं ड्रॉप डाउन ओपन हो रहा है। हम चाहते हैं ये वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले हो जाए अपने को। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे विजिबल वैल्यू, यूज़ द साइज एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ विजिबल वैल्यू। तो अपन यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? एट्रीब्यूट साइज इक्वल टू 3। तो यानी कि जब आप इसका एग्जांपल चेक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 3 वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। तो यूज़र कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ देम, यानी कि वॉल्वो या फिएट या साब या फिर जो नीचे दिया है ऑडी उसमें से कोई एक चूज़ कर सकता है। अगर आप चाहते हो कि यूज़र एक से ज़्यादा सेलेक्ट करे तो यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन। सो यूज़ द मल्टीपल एट्रीब्यूट टू अलाउ द यूज़र टू सेलेक्ट मोर देन वन वैल्यू। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया ऊपर? एक और वैल्यू, मल्टीपल एट्रीब्यूट। सो इसकी हेल्प से यूज़र कंट्रोल बटन की हेल्प से मल्टीपल सेलेक्ट कर सकता है। तो होल्ड डाउन द कंट्रोल बटन फॉर विंडोज़ एंड मैकिन्टोश, यानी कि एप्पल में अगर आप काम करें तो कमांड का बटन आपने प्रेस करना है। सो कमांड बटन देखने में कैसा होता है? तो हम यहाँ लिख देते हैं कमांड बटन इन कीबोर्ड। तो ये कुछ आपको इमेज में जाके दिखाते हैं, थोड़ा आपको लार्जर फॉर्म में दिखाई दे जाएगा। ये कुछ ऐसा आप देख रहे हैं सिंबल, जहाँ मेरा माउस है इस पर कमांड लिखा होगा एप्पल के अंदर। तो कंट्रोल होता है विंडो में, इसी को एप्पल में हम लोग कमांड के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें कंट्रोल नहीं होता, होता है यहाँ पर भी, लेकिन इसका कंट्रोल अलग काम करता है। ठीक है, इसका जो यानी कि आपने मान लो कंट्रोल सी करना है तो एप्पल में कंट्रोल सी नहीं होता, कमांड सी होता है, कमांड जो है। ठीक है, तो एप्पल चलाना बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपको विंडो आता है बस कंट्रोल को कमांड में यूज़ करना, बाकी सब कुछ सेम है, देयर इज़ नो डिफरेंस। बट हाँ, थोड़ी सी चीज़ें बदलेंगी। जैसे आपका राइट हैंड साइड पर क्लोज का बटन होता है, एप्पल में लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, रिवर्स चलता है। ठीक है, जैसे हम लोग सर्च करने यहाँ आते हैं, एप्पल में सर्च टॉप में होता है यहाँ पर, इस तरह से। तो जब आप कभी जॉब के लिए जाए और इंटरव्यू में आपसे पूछा है कि एप्पल चलाना आता है तो बिल्कुल भी मना नहीं करना, बोल देना आता है। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं। वहाँ पर यहाँ पर हम लोग नोट पैड बोलते हैं, वहाँ पर टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं, काम सेम ही है। ठीक है, एक दिन में बंदा सीख जाता है एप्पल चलाना, कोई ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। लोग इसके लिए स्पेशली कोर्स करते हैं एप्पल सीखने के लिए। जब विंडो आता है तो वो भी चल जाएगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। टेक्स्ट एरिया एलिमेंट डिफाइंस अ मल्टी लाइन इनपुट फील्ड और टेक्स्ट एरिया। तो जैसे आपको मान लो यूज़र से एड्रेस सबमिट कराना है या कोई उसका एप्लीकेशन सबमिट करवाना है, तब हम लोग टेक्स्ट एरिया का यूज़ कर रहे हैं। वैसे हम लोग जितना भी ये कोड दिखा रहे हैं आपको, ये सब टेक्स्ट एरिया से ही आ रहा है अपना। तो हमने क्या लिखा? टेक्स्ट एरिया फील्ड का नेम क्या है? मैसेज। रो है 10, कॉलम है 30। तो जब आप इसका आउटपुट चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी विड्थ और हाइट कुछ इस तरह से डिस्प्ले होने वाली है। ठीक है, सो अगर हम लोग कोड में जाएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रो 10 कॉलम 30। तो 30 का मतलब आपको समझ में आ गया ना, 30 कैरेक्टर बाय डिफ़ॉल्ट विजुअल होंगे और 10 रो की इसमें हाइट है। तो यानी कि मैं जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आती स्क्रॉल, हमने रो 10 ही लिखे थे ना, इस तरह से। So the rows attribute specifies the visible number of lines in a text area. The calls attribute specifies the visible width of text area. So एक हाइट के लिए और एक विड्थ के लिए, यानी कि हाइट वाले को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर लाइन और कॉल्स को हम लोग बोलते हैं विड्थ।
दिस इज़ हाउ द HTML कोड विल डिस्प्ले इन द ब्राउज़र। तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट एरिया को हैंडल करने के लिए स्टाइल एट्रीब्यूट, यानी कि आपको रो कॉल्स का इस्तेमाल अगर नहीं कर रहे हैं तो आप स्टाइल के साथ भी जा सकते हो। हमने स्टाइल में लिखा विड्थ 200 और हाइट लिखा हमने 600। जब आप एग्जांपल देखेंगे तो देखो 600 पिक्सल की हाइट हमारी कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रही है आपको। तो आप CSS से भी हैंडल कर सकते हैं। बात करते हैं बटन एट्रीब्यूट की। तो बटन एलिमेंट, बटन एलिमेंट डिफाइंस अ क्लिकेबल बटन। तो जैसे हमने यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट का मैसेज चलाया हुआ है अपना, तो जब आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप डिस्प्ले हो जाएगा इस तरह से। तो ये मैंने यहाँ पर भी लगा रखा है। तो दिस इज़ हाउ द HTML कोड विल डिस्प्लेड इन अ ब्राउज़र। तो आपने लिखा इनपुट टाइप बटन ऑन क्लिक, हमने लिखा है अलर्ट, और अपने पैरेंथेसिस के अंदर यानी कि बनाना ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट में जो भी मैसेज आप पॉप करना चाहते हो वो अपना यहाँ पर डिफाइन कर दोगे। तो अलर्ट जनरली हम लोग निकालते हैं वार्निंग्स के लिए, बट अलर्ट यूज़ करना इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। एक यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब होता है जब एक अलर्ट आता है सामने, जो कि मान लीजिए आपका पेज खुलते अलर्ट आ गया तो आपका डिज़ाइन रेंडर नहीं होगा। ठीक है, तो अलर्ट अगर लाना है तो पहले पेज को पूरा लोड कराना है, देन अलर्ट को दिखाना है, क्योंकि अलर्ट विंडो का पार्ट होता है। क्योंकि इसके बाद जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, सो ऑलवेज स्पेसिफाइज द टाइप एट्रीब्यूट फॉर द बटन एलिमेंट। डिफरेंट ब्राउजर में यूज डिफरेंट डिफॉल्ट टाइप्स ऑफ फॉर द बटन एलिमेंट। तो जैसे आप यहाँ देखें हमने लिखा है बटन, तो बटन टैग पर मैं फिर भी इसको बता रहा हूँ बटन का टाइप क्या है। बटन क्रोम समझता है, हो सकता है कोई ब्राउज़र इतने सारे में से कोई एक ऐसा हो कि जो उसको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ और समझता हो, रीसेट समझता हो, सबमिट समझता हो, तो आपका आउटपुट गलत हो जाएगा उस केस में। सो इसलिए आपने टाइप को बता के ब्राउज़र को क्लियरिटी देनी है। ठीक है, द फील्ड सेट एंड लेजेंड एलिमेंट। तो फील्ड सेट और लेजेंड हमारे किस तरह से काम करते हैं। द फील्ड सेट एलिमेंट इज यूज टू ग्रुप रिलेटेड डेटा इन अ फॉर्म एंड लेजेंड एलिमेंट डिफाइन अ कैप्शन फॉर द फील्ड सेट एलिमेंट। तो ये देखेंगे आप, फील्ड सेट एक टैग है और ये एक लेजेंड टैग है। तो जैसे यहाँ पर पर्सनली लिखा हुआ है, यहाँ पर आप जाके जैसे फीडबैक फॉर्म, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, जो भी मैसेज अपना राइट करना चाह रहे हैं, तो आप जब इसको ब्राउज़र में देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो देखो हमारा ये क्या है, बॉर्डर लेजेंड है, और सॉरी ये हमारा फील्ड सेट है बॉर्डर, और ये जो मैसेज लिखा है ये हमारा क्या है, लेजेंड है। ठीक है, तो जिसके अंदर हमारा ये मैसेज लिखा है। अब जैसे आप जीमेल पर जब जाते हो ना तो आपको फील्ड ये कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। देखो साइन इन पर क्लिक करेंगे, क्या लिखा रहा है, ईमेल और फ़ोन, है ना। तो ये किससे बना, ये आपका फील्ड सेट और लेजेंड से बना है। तो लेजेंड में ये लिखा हुआ है ईमेल और फ़ोन, और बॉर्डर जो है आपका फील्ड सेट से बना हुआ है। तो इसके अंदर हम लोग ढूंढने जाएं कि हमारा, हमें लगता है कि ये पूरा टेक्स्ट फील्ड है, बट नहीं है, ये आंखों का धोखा है। CSS ऐसा बनाया हुआ है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर जाके इंस्पेक्ट पर क्लिक करूँ और मैं आपको फील्ड दिखाऊँ इसके अंदर, तो देखो फील्ड ये रखा अंदर, यहाँ पर बाहर वाला सजावट का पार्ट है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि पूरा एक ही है। तो देख रहे हो इनपुट यहाँ है, इतना वाला पार्ट। तो किससे बना है, फील्ड सेट और लेजेंड की हेल्प से। ठीक है, तो आप क्लिक करेंगे तो ये कर्सर यहाँ इसलिए आ रहा है क्योंकि इनपुट फील्ड यहाँ से शुरू हुआ है। आगे देखेंगे, डेटा लिस्ट। Data list element specifies a list of predefined options for an input element. So user will see a drop-down list of the predefined options as they input data. The list attribute of input element must refer to the ID attribute of the data list. यानी कि मैंने अगर यहाँ पर लिखा input list centers, तो data list में ID क्या बनेगी, centers। तो यानी कि मैंने अपने जितने भी सेंटर्स सबका नेम यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो जब मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और जब यूज़र यहाँ पर आएगा तो ड्रॉप डाउन के अंदर मेरे सभी सेंटर्स के नेम यहाँ पर आ जाएंगे, यूज़र कैन सेलेक्ट। तो ये इन जो आपका सेलेक्ट वाला एग्जांपल है ये उससे डिफरेंट है। सो यहाँ पर आप डिफरेंस देखेंगे क्या, कि अगर मैं यहाँ लिखना स्टार्ट करता हूँ अरीना एनिमेशन साउथ, तो देखो अपना फिल्टर हो गया डेटा उसमें से। सेलेक्ट में सब पहले से लिखा होगा, यूज़र टाइप नहीं कर सकता, चूज़ कर सकता है। यहाँ पर चूज़ भी कर सकता है और टाइप भी कर सकता है, दोनों काम एक साथ कर सकता है। तो ये डेटा लिस्ट का एग्जांपल है। नेक्स्ट आउटपुट एलिमेंट की हम लोग बात करेंगे कि आउटपुट एलिमेंट किस तरह से वर्क करता है। तो द आउटपुट एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन लाइक वन परफॉर्म्ड बाय अ स्क्रिप्ट। तो हमने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल लिया है, हमने यहाँ पर यूज़ करा है आउटपुट
नेम रखा है हमने एक्स फॉर ए और बी ऑपरेट के लिए हमने डिफाइन किया। हमने यहाँ पे लिखा इनपुट टाइप रेंज, आईडी है ए, नेम है ए, वैल्यू है 50। हमने फिर डिफाइन किया इनपुट टाइप नंबर, आईडी है वी, नेम है बी और वैल्यू है 50 इसके अंदर। तो जब आप एग्जाम्पल्स का रन करेंगे, अब यहाँ पर आप देखें कि क्या लिखा हुआ है 0, यहाँ पर क्या है 50। अब मान लीजिए आपने यहाँ से अगर वैल्यू को चेंज किया तो 100 + 50 कितना हो गया, आपको यहाँ पर टोटल दिखता जाएगा, है ना, 150 हो गया। अगर मैं 0 कर देता हूँ रिजल्ट कितना हो गया, 50 रह गया सिर्फ इस तरह से। तो अगर मैं यहाँ चेंज करूँ देखो रिजल्ट तब भी चेंज होगा। तो ये हमारा आउटपुट एलिमेंट, यानी कि जेएस जब पढ़ोगे तब इसका आप रिजल्ट देखोगे, बट कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। आप इसको ऐसा समझिए, मेरे पास 2 फील्ड के पास अलग अलग डेटा है, यूज़र किसी एक में भी कुछ भी अपडेशन करता है या अल्ट्रेशन करता है तो मेरा रिजल्ट अपडेट होता है। तो मेरा रिजल्ट किस में आ रहा है, इस टैग के अंदर। आउटपुट नेम है एक्स, ए और बी, ए और बी में जो भी आप चेंजेस करेंगे वो आपके आउटपुट टैग में अपडेट होते रहेंगे। तो ये है आपका आउटपुट टैग का एग्जांपल जो आप यहाँ देख रहे हैं, रिजल्ट इक्वल टू 95 जो आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इसको क्लोज करेंगे। अब हम लोग आते हैं फॉर्म एलिमेंट्स के बाद में इनपुट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखो इनपुट टाइप क्या होता है, बटन, चेक बॉक्स, कलर, डेट, डेट टाइम लोकल, ईमेल, फाइल, हिडन, इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, रीसेट, सर्च, सबमिट, टेल, टेक्स्ट, टाइम, यूआरएल एंड वीक। इतने सारे हमारे पास डिफरेंट इनपुट्स के टाइप हैं। ये HTML4 और 5 दोनों का क्लब देख रहे हो आप, ठीक है। अब जैसे इसमें अगर मैं बोलूँ कि 5 के कौन कौन से हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं कलर, डेट, डेट एंड टाइम लोकल, ईमेल, ये आपके 5 के पार्ट हैं। मंथ, नंबर, ये आपके 5 के पार्ट हैं। रेंज ये 5 का पार्ट है। सर्च ये 5 का पार्ट है। टेल ये 5 का पार्ट है। टाइम, यूआरएल, वीक ये सब आपके HTML5 के पार्ट हैं। तो HTML4 में बहुत ही मिनिमलिस्टिक हमारे इनपुट टाइप हुआ करते थे। अब आपको समझ में आ गया कि 75% तो HTML5 से आए हैं, यानी कि जब हमारा नया वाला स्टार्ट हुआ। सो द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ टाइप एट्रीब्यूट इज़ टेक्स्ट। मान लीजिए आपने सिर्फ इनपुट डाल के छोड़ दिया और कुछ नहीं लिखा आपने, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एज ए टेक्स्ट ट्रीट किया जाएगा। तो बात करते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो अब आपको ये पता चल ही चुका है, बहुत सारे एग्जांपल आप देख चुके हो। तो यहाँ पर आप इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखते हो और जो भी डेटा आप सबमिट करोगे उसके अंदर वो डेटा ब्राउज़र में डिस्प्ले होगा जाके। इसी तरह से होता है पासवर्ड। पासवर्ड में जब भी आप लिखेंगे इनपुट टाइप पासवर्ड लिखे तो डेटा आपका कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा इसके अंदर, है ना। इसके बाद क्या है, इनपुट टाइप सबमिट। पासवर्ड में एक टिप देख लेते हैं। द कैरेक्टर्स इन अ पासवर्ड फील्ड आर मास्क, शोज एज एस्ट्रिक्स और सर्कल। तो एस्ट्रिक दिखाई देते हैं आपके ब्राउज़र एज में और सर्कल दिखाई देते हैं आपको ब्राउज़र क्रोम में। एस्ट्रिक यानी कि मल्टीप्लाई का सिंबल, यानी कि ये चीज़। ऐसा भी पासवर्ड दिखाई देता है बहुत जगह पर आपको, दिस इज कॉल्ड एस्ट्रिक्स। फिर क्या है, इनपुट का टाइप सबमिट। इनपुट टाइप सबमिट डिफाइंस अ बटन फॉर सबमिटिंग फॉर्म डेटा टू अ फॉर्म हैंडलर। फॉर्म हैंडलर यानी कि जो एक्शन में हम लोग लिख के रखते हैं, मे बी वो गूगल पे जाएगा या action.php होगा, जो भी होगा फाइल। द फॉर्म हैंडलर इज टिपिकली अ सर्वर पेज विद अ स्क्रिप्ट फॉर प्रोसेसिंग इनपुट डेटा। द फॉर्म हैंडलर इज स्पेसिफाइड इन द फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट, यानी कि यहाँ का जो डेटा है सबमिट होने के बाद वो कहाँ हैंडल होगा, वो किसी मेल पर जाएगा, डेटाबेस में जाएगा, कहाँ लेके जाना चाहते हो उस तरह से। तो जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ से अगर इसको सबमिट करूँ तो डेटा कहाँ चला जाएगा, गूगल पर। सो बात करते हैं इफ़ यू ओमिट द सबमिट बटन, ठीक है, वैल्यू एट्रीब्यूट, द बटन विल गेट अ डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पर अगर सबमिट बटन बनाया लेकिन उसको आपने वैल्यू नहीं लिखा, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका सबमिट ही लिखा हुआ आएगा, यानी कि आपको 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं। इनपुट टाइप सबमिट और वैल्यू सबमिट। इनपुट टाइप सबमिट से सबमिट बनेगा, रीसेट से डिफ़ॉल्ट रीसेट बन के आएगा आपका। नेक्स्ट, इनपुट टाइप रीसेट। सो रीसेट का काम क्या होता है, डिफाइंस अ रीसेट बटन दैट विल रीसेट ऑल द वैल्यूज टू देयर डिफ़ॉल्ट वैल्यू। यानी कि जब आप यहाँ से क्लिक करेंगे, आपने कुछ डेटा लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये उसको रीसेट कर देगा। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं।
तो रिसेट में मैंने बाय डिफ़ॉल्ट क्या लिख रखा है, अरीना एनिमेशन वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये चेंज हो जाएगा डेटा। So if you change the input value and then click to reset button, the form data will be reset to the default value. तो default value हमने क्या रख रखा है, अरीना और एनिमेशन। तो जैसे मैं डेटा वो चेंज करा, रीसेट करा, वो अपना डिफ़ॉल्ट अरीना पे चला गया। नेक्स्ट आता है इनपुट टाइप रेडियो। इनपुट टाइप रेडियो डिफाइंस अ रेडियो बटन। रेडियो बटन लेट अ यूजर सेलेक्ट ओनली वन ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइस। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों में से यूज़र एक वैल्यू को चूज़ कर सकता है। सिमिलरली चेकबॉक्स के अंदर यूज़र कैन सेलेक्ट मोर देन वन। सो आप यहाँ देखेंगे लाइक बाइक, कार, बोट, मुझे तीनों सेलेक्ट करने हैं या इनमें से कोई दो सेलेक्ट करना है, तो चॉइस यूज़र का रहेगा। इनपुट टाइप बटन्स, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी हेल्प से डिफाइन करते हैं बटन को। जैसे मैंने यहाँ पर एक अलर्ट को चलाया हुआ है। फिर क्या है, इनपुट टाइप कलर। अगर आप ये लिखते हैं तो आपके पास एक कलर पिकर निकल के आता है जिसके अंदर जाके आप जो मर्जी कलर चूज़ कर सकते हैं। So input type color is used for input fields that should contain a color. Depending on browser support, a color picker can show up in the input field. So आप बहुत सारे टूल्स ऐसे चला रहे हो आज की डेट में जिनको हम बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। जैसे कैनवा चलाते हो, आप जाते हो कैनवा में कलर चूज़ करते हो, एलिमेंट का कलर चेंज हो जाता है। तो ये कैसे काम कर रहा है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, है ना। इनपुट टाइप डेट, अगर आपने सिर्फ इतना पार्ट लिखा, इट यूज फॉर इनपुट फील्ड्स दैट शुड कंटेन अ डेट। डिपेंडिंग ऑन ब्राउजर सपोर्ट अ डेट पिकर कैन शो अप इन द इनपुट फील्ड। आप यहाँ देखोगे पूरा का पूरा मेरा कैलेंडर बन के आ गया इसके अंदर, है ना। इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल, तो यानी कि इसके अंदर आप क्या देखेंगे, स्पेसिफाइज अ डेट एंड टाइम इनपुट फील्ड विद नो टाइम जोन। ठीक है, तो अभी कंप्यूटर में राइट नाउ टाइम क्या हो रहा है, 4:47, तो देखो वही टाइम आ रहा है। तो ये क्या है, लोकल, मतलब जो आपकी लोकल मशीन का टाइम होगा उसके हिसाब से आएगा। इसका किसी टाइम जोन से कोई लेना देना नहीं है कि GMT ये चल रहा है या वो चल रहा है 5:30 4:30, इससे कोई मतलब नहीं है। जहाँ चलेगा उस यूज़र के कंप्यूटर का टाइम अपने आप लिफ्ट हो जाएगा इधर ऑटोमेटिक। नेक्स्ट है इनपुट टाइप ईमेल। इनपुट टाइप ईमेल इज़ यूज्ड फॉर इनपुट फील्ड्स दैट शुड कंटेन एन ईमेल एड्रेस। Depending on browser support, the email address can be automatically validated when submitted. Some smartphones recognize the email type and add .com to the keyboard to match email input. तो आपने देखा होगा जब आप जैसे फ़ोन नंबर टाइप करने आता हो तो कीवर्ड आपका न्यूमेरिक हो जाता है। अगर आप ईमेल लिखने जाते हो तो आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो जाता है, नीचे .com भी लिखा आता है स्पेस बार के बराबर में। नोटिस किया होगा एंड्रॉयड iOS के अंदर आपने। तो ये इनपुट टाइप ईमेल का बेनिफिट होता है। फिर क्या है, इनपुट टाइप इमेज, यानी कि आप अपना सबमिट की जगह पर जो हमारा बटन होता है उसकी जगह पर आप इनपुट टाइप इमेज से इमेज भी लगा सकते हो। ठीक है, सो ये क्या करेगा, डिफाइन एन इमेज एज अ सबमिट बटन। फिर क्या है, इनपुट टाइप फाइल, डिफाइंस अ फाइल सेलेक्ट फील्ड एंड अ ब्राउज बटन फॉर फाइल अपलोड, यानी कि यहाँ से जाके आप कोई फाइल वगैरह इसमें डाल सकते हो। तो फाइल यहाँ डाल तो दिया, लेकिन इसके बाद क्या होगा, तो वो आप डेवलपमेंट में सीखोगे कि फाइल अपलोड होती कैसे है। फिर क्या है, इनपुट टाइप हिडन, ये भी डेवलपमेंट में आपको समझ में आएगा क्योंकि हिडन फील्ड कभी भी विजिबल नहीं होता हमें। सो द इनपुट टाइप हिडन डिफाइंस अ हिडन इनपुट फील्ड नॉट विजिबल टू अ यूज़र, यानी कि ब्राउज़र में यूज़र को पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पर क्या रखा हुआ है। अ हिडन फील्ड लेट वेब डेवलपर्स इंक्लूड डेटा दैट कैन नॉट बी सीन और मॉडिफाइड बाई यूज़र when a form is submitted. A hidden field often stores what database record that need to be updated when the form is submitted. Note, while the value is not displayed to the user in the page content, it is visible and can be edited using any browser developer tools or view source functionality. So do not use hidden input as a form of security. तो जैसे अगर मैं यहाँ पर Ctrl U प्रेस करूँगा और मैं अगर यहाँ पे जाके लिख देता हूँ हिडन, तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने लिखा है इनपुट टाइप क्या है, हिडन है, आईडी क्या है, कस्टमर आईडी, नेम क्या है, कस्टमर आईडी। तो हैकर स्पैमर्स इसको बहुत इजीली देख सकते हैं। तो कोई भी सिक्योरिटी वाला काम यहाँ पर प्रोसेस नहीं कराना है पीछे रख के, जिसको बोलते हैं टोकनाइजेशन। अब जैसे मान लो कि आप अपने व्हाट्सएप की DP चेंज करते हो, इनपुट टाइप हिडन से ही चेंज होती है। फेसबुक इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बदल के आते हो, इनपुट टाइप हिडन से ही चेंज होती है। कैसे चेंज होती है, जब लोग डेवलपमेंट सीखेंगे तो मैं आपको करके दिखाऊंगा इस चीज़ को।
फिर क्या है, इनपुट टाइप मंथ, allow the user to select a month and year. So depending on browser support, or date picker can show up in the input field, और आप यहाँ जाके current month देख सकते हो, या फिर next upcoming या फिर previous month को आप select कर सकते हो. Next क्या है, input type number defines a numeric input field. You can also set restriction on what number are accepted or not. So हमने लिखा है यहाँ पर 1 से लेके 5 के बीच का नंबर ही इसमें एंटर हो सकता है. सो यूज़र जैसे ही नीचे वाला दबाएगा घटाने वाला तो 1 पर लॉक हो जाएगा, ऊपर जाने के लिए दबाएगा तो 5 पर लॉक हो जाएगा. ठीक है, तो जैसे देखते हो ना क्वांटिटी वाला, आप उसमें जाते हो फ्लिपकार्ट में तो 2 के बाद में तीसरा ऐड नहीं होता, यही है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मिन और मैक्स लेंथ लगा होता है. अगर मैं आपको यहाँ पर जाके दिखाऊं, क्या लिख रखा हमने, मिन 1 मैक्स 5. और क्या है, इनपुट टाइप रेंज. Input type range define a control for entering a numbers whose exact value is not important, like slider control. Default range is 0 to 100. However, you can set restriction on what are accepted with the minimum or max and step attribute. तो आप यहाँ देखोगे हमने ये एक स्लाइडर बनाया हुआ है. ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 50. तो मैक्सिमम 50 का मतलब क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट ये 50 पर आपको दिखाई देगा. आप इसको पकड़ के आगे लेके जा सकते हो, चलेगा, एक्सेप्टेबल है. तो जैसे आप देखते हो ई कॉमर्स वेबसाइट जब आप बनाते हो उसमें प्राइस का हम लोग लगाते हैं कंट्रोल. तो जब उसको आप स्लाइड करो तो आपका डेटा जो होगा वो चेंज होगा उसके हिसाब से. तो हमने अभी जो अपना क्रिएटिव माइंड के लिए प्रोजेक्ट बना के डाले हैं उसमें हमने इसका इस्तेमाल किया है. ठीक है, कि तब जब यूज़र वहाँ पर आए और प्लांट्स वो एक रेंज में सेलेक्ट कर रहा है कि 200 से लेकर 600 के बीच के प्लांट सामने आ जाएँ तो इतना वो चेंज इजीली कर लेगा वो. नेक्स्ट है इनपुट टाइप सर्च. इनपुट टाइप सर्च इज यूज फॉर सर्च फील्ड. और सर्च फील्ड बिहेव लाइक अ रेगुलर टेक्स्ट फील्ड बट देयर इज अ लिटिल डिफरेंस. मतलब जैसे आप टाइप करोगे तो आपको क्लॉज का सिंबल दिखाई देगा इसके अंदर. नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड में ऐसा नहीं होता है. सो मान लो आपने यहाँ पे कुछ डेटा लिखा तो वो जाके गूगल पर आपको यहाँ से सर्च हो जाएगा इसके अंदर, अगर हमने लगा रखा होगा यहाँ पर. तो फिलहाल हमने लगाया नहीं है लॉजिक, तो इसलिए गूगल पे सर्च नहीं होगा. इनपुट टाइप टेल इज़ यूज्ड फॉर इनपुट फील्ड्स दैट शुड कंटेन अ टेलीफोन नंबर. तो टेलीफोन नंबर वाला अगर आपने फील्ड बनाया तो जैसे आप अपने मोबाइल में चूज़ करोगे ना फ़ोन नंबर एंटर करने के लिए तो आपका कीपैड जो होगा चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक. ठीक है, नहीं तो वो नॉर्मल कीबोर्ड आएगा ऊपर छोटे छोटे नंबर वहाँ लिखने वाला. तो जो लोग इनपुट टाइप टेल का यूज़ करते हैं वहाँ पर ऑटोमेटिकली डायलर बन जाता है. ठीक है, तो ये आपका इनपुट टाइप टेल का काम है. नेक्स्ट है इनपुट टाइप टाइम. ठीक है, अलाउज दैट द यूज़र टू सेलेक्ट अ टाइम, नो टाइम जोन अगेन. तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका इनपुट टाइप टाइम लिखने से ओनली करंट डेट का आपका अपॉइंटमेंट का सिस्टम दिख पाओगे यहाँ से. सो डिपेंडिंग ऑन ब्राउजर सपोर्ट और टाइम पिकर कैन शो अप इन द इनपुट फील्ड. नेक्स्ट है आपके पास URL. यानी कि इसके अंदर अगर आपने कोई देख रहे हो डेटा अपना फिल्टर हो रहा है, अगर मैंने लिखा URL तो URL ही आ रहे हैं इसके अंदर, ईमेल नहीं आ रहा है ना. सो इनपुट टाइप URL इज यूज्ड फॉर इनपुट फील्ड that should contain a URL address. Depending on again browser support, the URL field can be automatically validated when submitted. Some smartphone recognize the URL type and adds .com to the keyboard to match URL input. तो जैसे आपका ईमेल के लिए होता है ना इनपुट टाइप ईमेल, वैसे इनपुट टाइप URL पे भी आपका कीपैड चेंज होगा. तो नीचे ना HTTPS अपना ऐड हो जाता है अगर नोटिस किया हो आप लोगों ने तो. नेक्स्ट आता है इनपुट टाइप वीक. अलाउज द यूज़र टू सेलेक्ट अ वीक एंड ईयर. तो आप यहाँ देखेंगे कौन सा ईयर चल रहा है अपना, कौन सा वीक चल रहा है इस करंट ईयर का. तो 38 वीक पे हम लोग हैं इस वक्त, है ना. तो यहाँ से ये वीक वाला मॉडल आपका काम करेगा. तो आप यहाँ देखोगे तो सबका कोड पीछे जो मैं आपको फाइल दूंगा अवेलेबल है, और इसको मैं ब्राउज़र पे भी कर दूंगा ताकि आप जैसे ऊपर सबका देख रहे थे कोड वैसे आपको नीचे रिमेनिंग का भी कोड डिस्प्ले होता रहे यहीं पर कि किसका क्या कोड होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे इन फील्ड्स के एट्रीब्यूट्स. हमने पहले क्या पढ़े, फॉर्म का एट्रीब्यूट, फिर फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स कौन से होते हैं, फिर हमने इनपुट के एट्रीब्यूट्स, इनपुट एलिमेंट्स देखे सारे. अब इनपुट के एट्रीब्यूट्स क्या हैं.
तो नेक्स्ट क्लास में आपके वो स्टार्ट होंगे। तो जैसे फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर मेरे को 10 डिजिट का वैलिडेट करना है, तो वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ जो हम लोग पैटर्न वगैरह यूज़ करते हैं कि 0 से 9 तक का चलेगा और उसके अंदर लेंथ 10 का होगा। तो ऐसी सभी के अंदर और इन डेप्थ प्रॉपर्टीज़ क्या क्या आती हैं वो आप देख लोगे, तो आपका फॉर्म वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। सभी हमारे पास बाद इसके पास में बचता है इनपुट के एट्रीब्यूट्स और फॉर्म के एट्रीब्यूट्स। तो आपका फॉर्म इन डेप्थ बढ़िया से पूरा हो जाएगा। ध्यान रखना फॉर्म बनाना बड़ा आसान है, इनपुट लिखा फॉर्म बन जाता है। आईडी, नेम, ये चीज़ें कभी नहीं छोड़ना, नहीं तो फॉर्म किसी के काम का नहीं होगा, यानी कि डेवलपर के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है उस केस में। अब आपको ये समझ में आ गया कि लेवल में अगर हम लोग फॉर लगा रहे हैं तो आईडी में भी वही जाएगा जो फॉर में लिखा है। बहुत सारे लोग मिसमैच कर देते हैं, वो फॉर्म अगेन फिर किसी काम का नहीं है, ठीक है। क्योंकि HTML सिर्फ डिज़ाइन का काम करता है, लेकिन उसके बाद तो डेवलपमेंट करना है ना। डेवलपमेंट अगर मेरा कोड चला ही नहीं तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, है ना।